नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले टॉपिक में हमने 2 चैप्टर कवर किए हैं स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग में बेसिक चीज़ें, जो साइकोलॉजी के बारे में। आज हम ये तीसरा पार्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस पार्ट में हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट इन स्टॉक मार्केट। ठीक है दोस्तों? इसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला जो हमने दोस्तों हमें टॉपिक कवर करना है उस चीज़ को आपको समझना है। पहला जो टॉपिक है वो पहले तो हम आज समझेंगे रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, फिर हम ये समझेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग, फिर रिस्क रिवॉर्ड, फिर कॉमन जो आपकी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी होती है, फिर पोजीशन साइजिंग और डाइवर्सिफिकेशन, इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि स्टॉक मार्केट की जो साइकोलॉजी है उसमें क्या चीज़ें हैं। आपको ये चीज़ें समझना होगा कि स्टॉक मार्केट में साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें रोल करती हैं। देखिए साइकोलॉजी क्या है? सिंपल है कि जो मार्केट में जो चीज़ें घटती हैं उन चीज़ों को समझना, जो भी घटनाएं होती हैं उसके हिसाब से उसको समझना। साइकोलॉजी मतलब एक तरह से मान लीजिए एक्सपीरियंस, अनुभव होती हैं। कि आप जैसे कोई रूल रेगुलेशन मान लीजिए, उसको जिस तरह से आपको समझना है उस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है? तो रिस्क मैनेजमेंट वही है कि अपने रिस्क को आपको डाइवर्सिफाई करना है, आपको समझना है कि आप जो रिस्क ले रहे हैं उसमें मतलब क्या चीज़ है। क्योंकि आप अगर देखिए दोस्तों, तो लाइफ में हर जगह आप रिस्क लेते हैं ना। कोई भी चीज़ें करते हैं, अगर आप बाइक चलाते हैं या आप कार चलाते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें रिस्क है ना। उसको आपको पता होता है कि अगर आप थोड़ा बहुत गलत करेंगे तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको पता होता है। तो वही चीज़ें, कॉमन चीज़ें, आपको भी यहाँ पे एक रिस्क मैनेज करना है, बस ये चीज़। और यही सबसे ज़्यादा रोल करती है मार्केट में। 4-5 फैक्टर है दोस्तों, साइकोलॉजी है, रिस्क मैनेजमेंट है और आपका स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन, बाइंग करना, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आज के समय में जितना इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट और आपका जो है ये साइकोलॉजी है। ठीक है? तो अभी हम चलते हैं इंट्रोडक्शन में, हम और चीज़ों को पहले एक बार समझ लेते हैं। देखिए, अब चीज़ों को आप समझिए रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। पहला देखिए आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को सेफ रखना है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तो आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आना ही चाहिए दोस्तों। तो इस चीज़ों को मैं आपको बार बार, पहले भी मैंने चीज़ें बताई थी, अभी भी मैं फिर चीज़ें बता रहा हूँ। रिस्क मैनेजमेंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक पार्ट है। तो इस चीज को आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, या चीज मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा लास्ट में जब भी क्लास खत्म होगी। तो रिस्क मैनेजमेंट आप समझिए, रिस्क को अपना डाइवर्सिफाई करना है। रिस्क कितना आप रिस्क ले रहे हैं, अगर आप 100 रुपए किसी चीज में लगा रहे हैं तो 100 रुपए के बदले आपको क्या मिलेगा, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। रिस्क आपको पता होना चाहिए, आप इसके अगेंस्ट रिस्क ले रहे हैं, आपको रिटर्न क्या मिलेगा। ठीक है? आगे चलते हैं दोस्तों। अब दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। स्टॉक मार्केट में आप अगर देखिए ये चीजों को समझिए, स्टॉक मार्केट में हमेशा कुछ रिस्क होता है, लेकिन उस उन रिस्क को कैसे कंट्रोल किया जाए ये समझना जरूरी है। ठीक है? वो चीज हमने अभी बात की थी, वही चीजें यहाँ पर मैंने मेंशन की है। और दोस्तों अभी आगे चलते हैं। इसमें देखिए रिस्क एंड रिवॉर्ड सिंपल है, जितना आप रिस्क ले रहे हैं उससे थोड़ा सा आपको ज्यादा ही है ना। यानी कि ऐसा थोड़ी ना आप 100 रुपए अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 100 रुपए ही आपको चाहिए। यानी कि आपको 100 रुपए आप अगर किसी चीज में लगा रहे हैं या ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में, तो आपको उसके अगेंस्ट कुछ अच्छा मिलना चाहिए, है ना। वही है आपको। तो रिस्क रिवॉर्ड को आपको समझना है। तो रिस्क रिवॉर्ड यो कई तरीके से काम करते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो मान लीजिए आप ट्रेडिंग में एग्जाम्पल ले लीजिए, ऐसे कि अगर आपने यहाँ पर 10 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो 10 रुपए के अगेंस्ट आपको 20 रुपए मिलना चाहिए। ठीक है? तो आपको 20 रुपए की वो चीजें होनी चाहिए। अगर आप अब जितना आपके पास एक्सपीरियंस होगा दोस्तों उतना फिर आपके पास अनुभव होगा। तो जैसे कि मैं जो ट्रेड लेता हूँ मैक्सिमम, तो अगर कम से कम जो पोजिशनल में, तो उसमें जैसे मैं अगर 10-20 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसके अगेंस्ट कम से कम 50 रुपए या 60 रुपए आना चाहिए। तो इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको, अगर मान लीजिए आपने 10 ट्रेड लिए हैं तो उसके अगेंस्ट हो सकता है कि 2 आपके गलत हो जाएंगे या 3 गलत होंगे, लेकिन अगर आपके जो 7 अगर सही होंगे तो 7 आपको वो अच्छा रिटर्न देंगे, तो 3 को भी कवर कर लेंगे, क्योंकि आपने जो है 1:2 या 3 का मतलब रेशियो रखा है। यानी कि अगर आपका, अगर मान लीजिए 10 रुपए आपने लगाया और मान लीजिए 3-4 जगह आपने 10 रुपए, इसको मैं एक बार फिर से एक बार समझा देता हूँ। ये आगे भी टॉपिक में है लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको कवर कर देता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पर चलते हैं और इसको देखिए यहाँ से समझिए। मान लीजिए आपके पास 10, 10 और 10 और फिर 10 और 10, यानी कि आपके पास 50 रुपए हैं और आपने 1:2 का रेशियो रखा है सब जगह। तो 1:2 का रेशियो रखा है, 1:2 का रेशियो रखा है हर जगह। तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए आपका ये ट्रेड फेल हो जाता है या ये भी ट्रेड, दो अगर 5 में से आपके 2 ट्रेड भी खराब चले जाते हैं, तो अगर 3 भी सही होता है, क्योंकि देखिए 50-50 तो चांस है ही ना। अगर मान लीजिए आप नॉर्मल कोई भी स्टॉक को कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, तो 50-50% तो चांस होता ही है ना आपके साथ। तो वही है। लेकिन इसमें 50-50 में आपको सिर्फ यही करना है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। यानी कि आप अगर एक जगह खो रहे हैं पैसा, एक दूसरी जगह भी खो रहे हैं, तो 3 जगह आने चाहिए। बस इसमें आपकी ये एक्यूरेसी आपको बढ़ानी है। अब अगर आप देखिए, तो अगर ये ट्रेड भी आपका फेल होता है, ये भी ट्रेड फेल होता है, तो अगर ये 3 सही होते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 1:2। यानी कि अगर मान लीजिए आपने 10 रुपए लगाए तो यहाँ से आपको 20 रुपए मिलेंगे, यहाँ से 20 मिलेंगे और यहाँ से 20 मिलेंगे। टोटल आपके पास, अगर इसको समझेंगे तो टोटल आपके पास हो जाएंगे 60 रुपए। ठीक है? और 60 रुपए आपके हो गए और आपने उधर कितने रुपए खोए, 40 रुपए, है ना।
तो आपको फिर भी प्रॉफिट में ही हो आप। तो ये मतलब बेसिकली अभी बेसिक चीजें समझाने के लिए कह रहा हूँ, आगे थोड़ा सा एडवांस में समझेंगे तो चीजों को आपको थोड़ा क्लियर होगा। तो ये देख सकते हो, तो ये तो मिनिमम बता रहा हूँ 1:2 पे तो होता ही है, लेकिन वो 3 का आप रखते हैं, 4 का रखते हैं, और ये बहुत ईजी है। जितना आप टाइम फ्रेम अच्छा रखते हैं, कि जितना ज्यादा लंबा सोचते हैं, तो आपको उतना ही रिस्क रिवॉर्ड फेवर होता है, क्योंकि मार्केट की कंडीशन हमेशा आगे पीछे होती रहती है। तो दोस्तों अभी हम देख लेते हैं इसको, ठीक है। अब हम देख रहे थे कि देखिए रिस्क मैनेजमेंट को आपको ये समझना होगा। तीसरा चीज है, देखिए कॉमन जो रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी होती है वो है आपको स्टॉप लॉस। हमेशा आपको स्टॉप लॉस यूज करना ही होगा, ठीक है दोस्तों। ये देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, स्टॉप लॉस आपको हमेशा मेंशन ये इस्तेमाल करना ही होगा। अब देखिए स्टॉप लॉस होता क्या है, वही चीज अब फिर से मैं आपको चीजों रिपीट करता हूँ। सबसे पहले और बेसिक रिस्क मैनेजमेंट टूल है स्टॉप लॉस ऑर्डर। ये आपके लॉस को लिमिट करता है अगर मार्केट अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में मूव करता है। देखिए चार्ट में भी मैंने आप चीजों को यहाँ पे बताई है। अब मान लीजिए ये चार्ट है और आपने एक ट्रेड लिया, मान लीजिए आपने ये ट्रेड लिया यहाँ पर, ठीक है, या आपने यहाँ ट्रेड लिया, क्योंकि हमने पहले भी टॉप यहाँ ट्रेड लिया। तो मैंने आपको दोस्तों बताया है कि ट्रेड लेने की भी एक कला है। ट्रेड आप मतलब कहीं पे भी ऐसे नहीं ले सकते। मान लीजिए आप ये एक चैनल है, तो ट्रेड आपको एक प्राइस हमेशा ऐसे ऐसे एक चैनल में मूव करती रहती है, ठीक है, एक मूव करती रहती है। तो आपको कभी भी ट्रेड इस चैनल में नहीं लेना है, कभी भी इस जोन में नहीं लेना है। ट्रेड हमेशा जो लिया जाता है दोस्तों, वो लिया जाता है, मान लीजिए ऐसे है तो प्राइस, या तो ऐसे अगर प्राइस घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, जैसे कि आप देखेंगे भी तो यहाँ पर भी ये प्राइस ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो अगर आप ये चीजें कल्पना कीजिए कि अगर आप यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ पे लेते हैं और स्टॉप लॉस आप यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, तो आपका क्या रिस्क रिवॉर्ड होगा? सोचिए, आप गैप, यहाँ का थोड़ा गैप है और यहाँ पे, तो ये 1:2 मान लीजिए, या 1:3 मान लीजिए, ये एक ऐसा रेशियो बनता है। तो ये चीजें होती है कि आपको पहला, हमने पिछले चैप्टर में ये चीजें बात की थी, जो पहला जो वीडियो हमने अपलोड किया था, कि आपको जो बाइंग करनी है वो हमेशा सपोर्ट, कोई पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बाई करनी है। यानी कि प्राइस एक डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है तो नहीं बाई करनी है, या मतलब एटलीस्ट कोई ना कोई एक पैटर्न होना ही चाहिए। लेकिन मार्केट में लोग अधिकतर क्या करते हैं, वो सिर्फ ये नहीं देखते, वो किस चार्ट भी नहीं देखते, कुछ भी नहीं देखते, बस वो कहीं पे भी बाई कर लेते हैं। अगर ये सब चीजें भी आप अगर सही कर लेते हैं तो यहाँ से यहाँ, और ये बहुत कम ऐसे अगर आप करते हैं तो बहुत कम ये पैटर्न फेल होते हैं। बस वो कभी कभी होता क्या है कि अगर आपका स्टॉक कोई न्यूज आए, अगर स्टॉप लॉस है तो आपका हिट हो जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम आप उस मार्केट कंडीशन में, हो सकता है मार्केट 2-3 साल साइडवेज हो जाए या कोई भी रीजन हो, तो उस समय उस कंडीशन में आप बच जाते हैं। आपको साइकोलॉजिकली माइंड में प्रेशर नहीं होता कि हाँ आपने गलती की है, ठीक है। तो ये चीजें, और स्टॉप लॉस एक रिटेलर कभी यूज नहीं करता है, वो सिर्फ हमेशा सोचता है लेकिन वो करता नहीं है। लॉस को हमेशा, अगर कोई स्टॉक लॉस में चला गया तो लॉन्ग टर्म उसको होल्ड कर लेता है, अच्छा कभी ना कभी तो आएगा। तो ये गलती नहीं करनी है आपको। अगर आप ट्रेडर है तो हमेशा स्टॉप लॉस यूज करिए। इन्वेस्टर है तो आपको इन्वेस्टिंग के हिसाब से कभी भी प्राइस और नीचे आए, अगर आपको लगता है फंडामेंटल अच्छे हैं, इसके सब कुछ अच्छे हैं, तो और ऐड करना है, तो दोनों अलग हो जाते हैं। फंडामेंटल में ऐड करना होता है और उसी तरह आपको ट्रेडिंग में आपको वहां पे सेल करना होता है, नीचे आने पे आपका कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना होता है, ठीक है। तो अभी हम आगे एक बार देख लेते हैं अगला। ये आपको हमेशा स्टॉप लॉस यूज करना है। स्टॉप लॉस अगर यूज करना है तो देखिए कैसे यूज करते हैं, यहाँ इस जोन में, इस जोन में, इस जोन में। तो हमेशा स्टॉप लॉस जब यूज करें आप, तो आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए यहाँ होना चाहिए, स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए, और स्टॉप लॉस आपका यहाँ होना चाहिए। इस तरह से आप स्टॉप लॉस रखते हैं तो ये क्या होता है कि आपके लिए बहुत इजीली हो जाए। देखिए तो आप कितना अच्छा पैटर्न, ये हर चार्ट में अगर आप चार्ट को रीड करेंगे तो हर जगह आपको ये चीजें मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। पोजीशन साइजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इसको आप ऐसे समझिए कि मैं आपको इसको ऐसे नहीं समझा सकता हूं, मैं आपको एक बार फिर से चार्ट पे इस पे चलते हैं। देखिए आपको इसको ऐसे समझना है, आपके पास जो है 100 रुपए है। हम गलती क्या करते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास 100 नहीं, मान लीजिए इसको 10,000 रुपए है ना, ये ठीक है। तो 10,000 रुपए को हम क्या करते हैं दोस्तों, हमेशा उसको या तो आपको 2 या 3 या 4 शेयर, इसी शेयरों में इन्वेस्ट कर देते हैं। एक तो हम बिगिनर है, दूसरा हमें पता नहीं है मार्केट की चीजों के बारे में, तीसरी हमें ये चीजें नहीं पता कि पोजीशन साइजिंग क्या होती है। अगर मान लीजिए पोजीशन साइजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको, जैसे कि मान लीजिए एक कहावत है ना कि अगर आप एक ट्रे अंडे के लेने जाते हैं तो ट्रे कैरेट क्यों होता है, कैरेट में इसलिए तो होता है ना क्योंकि आपके सारे पैसे, सॉरी सारे अंडे अगर गिरता भी है कैरेट, तो एक वॉरेन बफेट की बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है कि सभी अंडों को एक बास्केट में नहीं रखनी चाहिए, अलग अलग बास्केट में रखना चाहिए। जैसे कि आज एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपके पास अगर कोई पैसे होते हैं तो उसको आप क्या करते हैं, एक ही जगह तो नहीं रखते ना, कुछ कुछ बैंक अकाउंट में रखते हैं, कुछ पर्स में रखते हैं, कुछ घर में रखते हैं, अलग अलग रखते हैं ना, क्योंकि वो भी तो डाइवर्सिफाई करते हैं ना, क्योंकि जरूरत के हिसाब से चलते हैं। तो खैर वो अलग रीजन है, ठीक है। तो अभी आप हम बात कर रहे थे पोजीशन, हमेशा जो आपका जो एक अमाउंट होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग से ज्यादा। देखिए मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट बताया, आपको मैंने साइकोलॉजी बताई न्यूज के बारे में, और फिर मैंने आपको चार्ट पैटर्न बताया, और फिर मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ वो पोजीशनिंग साइजिंग। ये जो 4 मेथड है दोस्तों, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो आप मानिए, आप कोई भी ट्रेड, गलत भी ट्रेड में फंस जाते हैं ना तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
और ये दोस्तों यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यही सीखने में बहुत समय लग जाता है, कोई इसको समझता नहीं है। अब सोचिए दोस्तों, जिस चीजों के मैं बारे में बात कर रहा हूं, क्या इसको एक मीडिया में नहीं दिखाया जाएगा? इसको आपको कोई नहीं बताएगा। एक अनुभवी जिसको पता होगा वो ये बताएगा। आप समय के साथ सीखेंगे तो वहां पर आपका पैसा लॉस होगा, लॉस करके आप सीखेंगे हमेशा। और आपको अगर सच में कुछ सीखना है तो आपसे कोई कोर्स पैसा लेके सिखाएगा। पैसा जो है पेड क्लासेस होंगी आपकी, तो पेड क्लासेस में आप में ये चीज सीखेंगे। तो कुल मिला के ये है कि या तो आप पैसा देके सीखोगे या तो अपना पैसा गवा के सीखोगे। लेकिन ये चीजें मैं आपको फ्री में बता रहा हूं यहाँ पर, जो कि शायद कोई नहीं बताएगा आपको। इसलिए पोजीशन साइजिंग आपको सिंपल करनी है। आपको पोजीशन साइजिंग आपको बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, और तो 1 लाख से आपको करना क्या है, सिंपल है। आपको 20-15 मैक्सिमम 15 या 20 शेयर रखने, 20 से ज्यादा नहीं होने चाहिए और 15 से कम नहीं होने चाहिए अगर आप बिगनर है तो आपको एक 20 या 15 के रेशियो में शेयर को होल्ड करना है। इससे क्या होगा कि मान लीजिए आपने 20 शेयर रखे, एक शेयर में आपने 5,000 रुपए लगाए, तो होगा कि आपने 20 जगह 5-5 हजार रुपए लगाए, तो उसमें क्या, मान लीजिए आपने पोजीशन साइजिंग भी कर ली, रिस्क मैनेजमेंट भी कर लिया, तो अब ये मान लीजिए आपके 2 शेयर लॉस हो जाते हैं या 3 शेयर लॉस हो जाते हैं, और मान लीजिए उसी की जगह पे आपके 3 से और बाकी के शेयर कोई डबल हो जाता है, कोई 50%, कोई 60%, इस तरह से कुछ भी हो जाते हैं। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपका 3 लॉस पूरे पोर्टफोलियो का गया 15% सिर्फ, ठीक है। लेकिन अगर उसी की जगह अगर आपके पास 17 शेयर है और अगर वो 20%, कोई 15% या कोई 20-30 जो भी रेशियो आप मान लीजिए, तो अगर उसके हिसाब से भी जाते हैं तो आप सोचिए कि अगर आपके 3 लॉस गए तो 3 बराबर गए, फिर भी आपके 14 में प्रॉफिट ही होगा। तो ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, मैं आपको सिर्फ एक बेसिक में अभी समझा दिया है, फिर ठीक है, हम कभी इसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी हम चलते हैं कि अपना जो अगला था पोजीशन सर्चिंग। देखिए हमने यहाँ पे भी इसको मेंशन किया है कि आप 5% के अकॉर्डिंग 1 लाख रुपए तो 5% ज्यादा इन्वेस्ट ना करें, ठीक है। उससे क्या होता है, आप डाइवर्सिफाई रहते हैं, और लेकिन ये बहुत लिटरल कम करते हैं, वो हमेशा सिर्फ 2-3 शेयर ही रखते हैं और वो बस भूल जाते हैं क्या यही अब सब कुछ करके देगा मुझे। अब दोस्तों आगे चलते हैं, यही चीज है डाइवर्सिफिकेशन जो है बिल्कुल। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अब जो आप 20 शेयर या रखते हैं तो उसको आपको ये भी सीखना है कि वो सेक्टर के हिसाब से होने चाहिए दोस्तों। सेक्टर देखिए, डाइवर्सिफाई देखिए, अब ये यहाँ मैंने आपको मेंशन भी किया है, अलग अलग सेक्टरों में होनी चाहिए हमेशा। कि होता क्या है कि मान लीजिए आपने सुन लिया यार रेलवे की न्यूज, रेलवे, तो आपने क्या किया, वो सारे जो अमाउंट है उस अमाउंट को आपने क्या किया, रेलवे के ही शेयरों में डाल दिया, जबकि ये चीजें गलत है। आपको कम से कम मिनिमम आपको 3 सेक्टरों में पैसा डालना है मिनिमम, और मैक्सिमम तो 3 या 4 या 5 सेक्टर आपको कैसे पता होना चाहिए। मान लीजिए कोई रेलवे हो गया एक, ठीक है, उसी तरह डिफेंस हो गया, उसी तरह अगर मान लीजिए डिफेंस के बाद कोई आईटी हो गया, ठीक है, या बैंकिंग हो गया, इसी तरह बैंकिंग के अलावा मतलब कोई भी अलग अलग सेक्टर होते हैं, आप चले जाइए, एफएमसीजी हो गया, ठीक है। तो अब ये ऐसे आपको समझना है। अब ये चीजें तो कोई समझता ही नहीं है दोस्तों, इस चीजों को आप कोई नहीं समझता कि डाइवर्सिफिकेशन करना है। डाइवर्सिफिकेशन अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही आपके लिए अच्छा होगा, बहुत फायदेमंद होगा। देखिए इस चीज को हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है एग्जांपल के लिए। अगर मान लीजिए आप कोई शेयर है तो आप आईटी में अलग रखे, डिफेंस में अलग रखें, फार्मा में रखें, ठीक है, इस तरह से रखते हैं। तो उससे होता है क्या है, मार्केट में दोस्तों आप नोट कर लीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो और समझ सकते हैं तो, मार्केट कितनी भी कंडीशन खराब हो जाए, कोविड क्रैश आया था दोस्तों, ठीक है, कोविड का क्रैश आया था, उस समय भी सबका पोर्टफोलियो माइनस में था, लेकिन किसी के पास अगर आईटी सेक्टर थे तो उनके पास प्रॉफिट में थे वो आईटी सेक्टर ने। क्यों? तो अगर आप गौर करोगे आईटी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, ठीक है, एफएमसीजी सेक्टर बहुत प्रॉफिट में थे। क्यों? क्योंकि सब कुछ बंद था, लेकिन आईटी वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया था, और एफएमसीजी ये नेसेसरी चीज थी, ये तो खाएंगे लोग। तो ये सेक्टर बहुत उस समय, यानी कि अगर आप डाइवर्सिफाई करके रखते थे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसलिए अगर आप सोचते कि मैं डिफेंस में या मैन्युफैक्चरिंग में या ऐसी कोई चीजों में रख देता तो वहां पे लॉस हो जाता। तो ये चीजें आपको समझनी है, चलिए डाइवर्सिफाई करना है, यानी मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म चलना है, हमेशा पैसा कमाना है, तो ये चीजें समझनी होगी। ये चीजें कोई नहीं बताएगा, बहुत समय के अनुभव से ही आएगी चीजें, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हमने सिर्फ अभी बेसिक लिया है, इसके अंदर बहुत चीजें बहुत डीप है, जितना समझेंगे उतना ज्यादा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए रिस्क रिवॉर्ड की हमने बात की थी अभी। अब आप एग्जांपल के लिए कोई भी स्टॉक में अगर आप एक स्टॉक में 10% का रिस्क लेते हैं तो आपको कम से कम 20% का रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ये चीजें हमने यहाँ मेंशन की है, जिसको आप समझिए रिस्क रिवॉर्ड यही चीजें होती हैं कि रिस्क यानी आप ले रहे हैं तो उतने से ज्यादा मिलना चाहिए। अगर आप 10 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो एटलीस्ट 20 रुपए मिलने चाहिए, मिनिमम 20, 30-40 का आप सोचिए। वो तो जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आएगा आपका रेशियो बढ़ता जाएगा, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता दोस्तों कि कितना भी आपके पास अनुभव हो जाए आप 100% सही होंगे, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जिसका 100% सही हो। तो इसीलिए आपको चीजों को समझना होगा, रिस्क रिवॉर्ड। तो अभी दोस्तों मुझे आप कमेंट में भी बताइएगा अगर आप समझते हैं कि आप
रिस्क रिवॉर्ड की चीजों को पहले से पता थी आपको या नहीं पता थी, या पहली बार आप ये चीजों को सुन रहे हैं? और जो भी टॉपिकों को मैंने बताया है, क्या उसमें आपको कितना पता था, कितना नहीं पता था? अगर वो चीजें बताएंगे तो मेरे को समझ में आएगा जो मुझे सुनने वाले हैं उनको सच में कितना पता है, नहीं पता है। मैं बहुत बिगिनर से बहुत बेसिक से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे शायद मैं बेसिक से ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, ठीक है? क्योंकि इतना भी मतलब मैं आपको नहीं चाहता कि मतलब और चैनलों की तरह मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊं कि मतलब आपको आगे नहीं। ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो भी चीजें मैंने अभी 3 चैप्टर में कवर की हैं, ये पहले भी थी 50 साल पहले, अभी भी है, और आने वाले 50 साल भी रहेगी। ये मार्केट का जिसे कहते हैं ना ज्ञान है, यही सत्य है, ये हमेशा रहेगा। न्यूज चले जाएंगे, मार्केट बंद हो जाएगी, लेकिन ये साइकोलॉजी कभी नहीं बदलेगी, ये रहेगी रहेगी। और इस पे जिसने कंट्रोल कर लिया वो हमेशा मार्केट में लॉन्ग टर्म प्रॉफिट ही कमाएगा। लेकिन ये कहने में बहुत छोटी चीज है, इसको करना बहुत है, क्योंकि लाइव मार्केट में बहुत सी प्रॉब्लम आती है, इसको आप हैंडल नहीं कर पाते हैं, ठीक है? साइकोलॉजिकली आपको इस चीजों को समझना होगा। अब इस चीजों को हमने यहाँ पर मेंशन भी किया है, आप देखेंगे तो दोस्तों, ठीक है? साइकोलॉजिकली आपको एक्सेप्ट समझना होगा। जब मार्केट में नुकसान देखते हैं तो इमोशनली, मतलब सिंपल वही चीज है कि दोस्तों अगर आप मार्केट में कोई भी नुकसान होता है तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, उसमें आप इमोशनली उसको चीजों को ले लेते हैं। तो डिसिप्लिन आपको बहुत जरूरी है। जितने मैंने आपको पॉइंट अभी बताए हैं ये डिसिप्लिन वाले पॉइंट हैं, इसको आपको समझना होगा। इसको ऐसा नहीं है कि नहीं, इसको आप ऐसा है ये कि आप इसको समझ लीजिए, अगर आप अपने एक नोट पैड बना के उसे हमेशा अपने सामने रख लीजिए, क्योंकि ये चीजें जब भी आप ट्रेड लें उससे पहले ये डिसीजन लेना है। ट्रेड लेने के बाद ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, वो ट्रेड के बाद इनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो ट्रेड लेने से पहले इन सबकी वैल्यू है। और होता क्या है, हम ट्रेड लेने के बाद खोजते हैं अच्छा इसका कोई न्यूज आया, ये शेयर क्यों गिर गया, ये अच्छा गया नहीं गया, न्यूज देखते चैनल देखते। अगर आपने इन चीजों को फॉलो कर लिया तो शायद आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये वो कैटेगरी है, वो ये फिल्टर है, इससे अगर आप पास हो गए तो आपको आपके शेयर अच्छे ही निकलेंगे, खराब निकलेंगे ही नहीं दोस्तों, ठीक है? कंक्लूजन है सिंपल है दोस्तों। अभी हम चलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट एक स्किल है जो टाइम के साथ डेवलप होती है। देखिए हमने चीजों को यहाँ पे भी बहुत अच्छे से मेंशन किया है, ये एक रिस्क मैनेजमेंट है, ये टाइम के साथ आपका डेवलप होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया कि वो आप एक स्ट्रक्चरली बाद में समझोगे, पहले समझ लो और इस पर काम करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट को आओगे, जुआ समझोगे, लॉस करोगे, फिर चले जाओगे, आप कहोगे जुआ है, ठीक है? तो ये चीज आप समझ गए। तो हमने की पॉइंट इसमें क्या क्या समझिए। देखिए सबसे पहले स्टॉप लॉस हमें यूज करना है, ठीक है? पोजीशन साइजिंग हमें सही करनी है, अपने एक सेक्टर में पैसा नहीं लगाना है, और साइकोलॉजी को कंट्रोल करना है। ये चीजें आपने पूरी कर ली तो मानिए दोस्तों, आपके पास जो भी शेयर आप लोगे वो अच्छे ही निकलेंगे। और मुझे आप ऐसे बहुत, मुझे आप अगर ऐसा आपके साथ हुआ है आपको, तो आप मुझे बताइए कि आपने शेयर लेने से पहले ये सब चीजें की थी, नहीं की होगी, बिल्कुल मुझे पता है, नहीं कोई करता है, बहुत कम लोग करते हैं। और जिसने किया होगा वो मेरी वीडियो नहीं देखेगा, मैं बिगनर के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? और कॉल टू एक्शन सिंपल है, हमने ये चीजें बात कर ली हैं अभी, ठीक है? आप मुझे बस ये चीजें बताओ कि आप किस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को अपने ट्रेडिंग में फॉलो करते थे पहले, या ठीक है? ये चीजें आपको मेरे को कमेंट में करके बतानी है कि आपको सच में ये चीजें पहले पता थी, पता सब कुछ थी, लेकिन क्या इसको फॉलो करते थे? ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें आप मुझे बताइए, तो हमें इसके ऊपर अगर आप तो और जैसे से आप बताएंगे तो मैं और डिटेल में इन चीजों को कवर करूंगा कि आपको वो चीजें अच्छे से समझ में आए। तो अभी के लिए हम ये चीज को आगे खत्म करते हैं, ठीक है? अभी हम आगे बात करेंगे इमोशनल ट्रेडिंग, तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट चैप्टर बात करेंगे, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे कि कैसे काम करती है इमोशनली हमें, तो उस पर बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आ रही है, तो आप इसे कमेंट करें, शेयर करें, और मुझे चीजें कमेंट में बताएंगे कि मुझे मुझे जो सुन रहे हैं लोग वो उन्हें सच में चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो मैं उसको और बेसिक से बताऊंगा, अगर आती है तो मैं और इसको एडवांस में बताऊंगा, क्योंकि मुझे आप जब तक नहीं बताएंगे मुझे कुछ भी नहीं पता होगा, ठीक है? थैंक यू।